प्रिय विद्यार्थियों, आपका एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा के हेतु व्याख्यानमाला में स्वागत है। आज हम मेरे प्रिय साहित्यकार जो निबंध की, साहित्यिक निबंध की या ललित निबंध की जो हम श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, उसमें मुंशी प्रेमचंद पर चर्चा करेंगे। और चर्चा इस तरह से करेंगे कि आप लोगों के लिए वो तथ्यात्मक भी हो और एक ललित निबंध में किस तरह से उसको लिखा जाना चाहिए वो भी साथ साथ हमारा चलता रहेगा। क्योंकि व्याख्यान में पूरी तरह से हम एक ललित निबंध की तरह तो नहीं चल सकते, लेकिन बीच बीच में वो चीज़ें भी आती रहेगी और मैं तथ्य भी आपको प्रस्तुत करता रहूँगा। और आप जब निबंध लिखें तो उन तथ्यों को इस तरह से लिखें कि वो जो आपका निबंध तैयार हो वो एक तरह से साहित्यिक निबंध या ललित निबंध की तरह ही तैयार होना चाहिए। ये बड़ा कठिन होता है कि हम अपने किसी एक प्रिय साहित्यकार पर लिखें, निबंध लिखें, क्योंकि छांटना बहुत मुश्किल काम है। किसी को पसंद करके सबसे ऊपर ला के रखना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हमारे हिंदी में इतने ज़बरदस्त साहित्यकार हुए हैं कि सब एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन फिर भी परीक्षा के लिहाज से मान लीजिए या किसी भी दृष्टिकोण से मान लीजिए, जब हमको लिखना पड़ेगा तो उनमें से कहीं एक को छांटना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, इसको शीर्षक में कुछ भी और भी दे सकता हूँ, लेकिन प्रश्न पत्र के हिसाब से प्रिय साहित्यकार ही हमको देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये बताएंगे कि हमें मुंशी प्रेमचंद ही क्यों पसंद है, या कोई और साहित्यकार आप लेते हैं तो ये क्यों पसंद है, आपके मस्तिष्क में यही कैसे, आपके दिलो दिमाग में यही कैसे। तो कोई न कोई घटनाक्रम आपका होना चाहिए, झूठा सच्चा जैसा भी हो, क्योंकि ललित निबंध है तो हम कुछ कल्पना भी इसमें कर सकते हैं। तो मैं मुंशी प्रेमचंद जी की बात करता हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी का प्रभाव मेरे पर बचपन से ही रहा। हालांकि बहुत अधिक समझ नहीं थी, लेकिन जब पहली बार इनकी कहानी ईदगाह पढ़ी तो उसने मेरे मन को छू लिया और मेरी इनके प्रति रुचि बढ़ी, इनकी कहानियों के प्रति रुचि बढ़ी और इनकी बहुत सी कहानियाँ पढ़ डाली। उस वक्त तक मुझे ये पहचान नहीं थी कि मुंशी प्रेमचंद इतने बड़े लेखक होंगे, या इतने बड़े हैं तो क्यों हैं, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ये इतने बड़े साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। लेकिन इस कहानी ने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला कि साहित्य में जब रुचि की बात पूछी जाए तो मेरे मुख से प्रेमचंद का ही नाम निकलता है। और ये कहूँ कि यदि आरपीएससी में भी मेरे से यदि पूछा गया था तो मैंने इनका नाम ही सुझाया था। तो अब आगे जब बात उठती है तो ये होगा कि प्रेमचंद जी, जब भी मैं अगली कक्षा में गया या मेरी पाठ्य पुस्तकों में जो कहानियाँ आई हिंदी में, तो मैं सबसे पहले जो पाठ पढ़ता था वो मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी, निबंध। उस समय तक 8वीं तक तो निबंध मेरे मस्तिष्क में नहीं आते थे, लेकिन बाद में निबंध भी पढ़ने लग गया था। इनकी कहानियों को सर्वप्रथम देखता था। आगे जाकर जब और रुचि उत्पन्न हुई, इनके बारे में पढ़ा, तो ये बात भी मेरे सामने आई कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद जी का एक विशिष्ट स्थान है।
और ये वो लेखक रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक उच्च स्थान पर ले जाकर के छोड़ा। हिंदी साहित्य को प्रेमचंद पूर्व लोगों ने कोई पहचान नहीं दी थी। हम हिंदी भाषी लोगों को भी यदि कोई स्तरीय चीज़ें पढ़नी होती थी तो हम बंगाली की तरफ देखते थे, इंग्लिश की तरफ देखते थे या मराठी की तरफ देखते थे। उनकी जो रचनाएं हैं या तो उनका अनुवाद पढ़ते थे या फिर उनकी भाषा में ही पढ़ते थे। और इन्होंने सबसे पहले साहित्य को वो स्तर प्रदान किया कि लोगों को हिंदी में ही एक स्तरीय साहित्य मिलने लग गया और लोगों का ध्यान बंगाली, मराठी और इंग्लिश या फ्रेंच भाषाओं के साहित्य की तरफ से हट गया, अनुवाद की तरफ से भी हट गया। यहाँ तक कि संस्कृत के जो अनुवाद हो रहे थे उनकी तरफ से भी लोगों का ध्यान हट गया, क्योंकि इन्होंने अपने लेखन में जो कार्य किया उसमें उस समय तक लोग जिस बारे में सोच भी नहीं सकते थे उस बात को हमारे सामने ला कर रखा। उस सामान्य व्यक्ति को, सामान्य जनजीवन को अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में स्थान दिया जिनका कि आम जीवन में लोग कोई महत्व देते ही नहीं थे, उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं था साहित्य में, लेकिन उन्होंने इसको भी महत्व दिया। तो इस कारण से मुंशी प्रेमचंद जी मेरे प्रिय लेखक रहे हैं, मेरे प्रिय साहित्यकार रहे हैं। अब आते हैं इनके जीवन वृत्त पे कि क्या स्थिति इनकी जीवन की रही। क्या इन्होंने बहुत ही आरामदायक जीवन जिया? क्या ये कोई पैसे वाले परिवार में से थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक गरीब परिवार में, बिल्कुल सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। मुंशी अजायब राम इनके पिताजी का नाम था। और मुंशी लगना एक अलग कहानी है जिसके बारे में हम यदि समय मिला तो इसमें आगे चर्चा करेंगे, अभी ये बात नहीं है सब। और 31 जुलाई 1880 को लम्ही नामक स्थान जो कि वाराणसी में है, वहाँ इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। और एक बहुत सफल जीवन जीते हुए साहित्य के लिहाज से आपका निधन 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हो गया। तो लगभग 56 वर्ष की आयु में इनका देहावसान भी हो गया था। तो इन्होंने कोई बहुत लंबी आयु नहीं पाई थी। अब पैदा होने के बाद इनका जीवन कैसा रहा? आम बच्चों की तरह नहीं रहा। इन्होंने बचपन से ही कष्ट उठाने प्रारंभ कर दिए थे, जीवन में कष्ट लिखवा के लाए थे। जब ये 8 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया था। अब आप देख लीजिए, 8 वर्ष का बच्चा और माता उसकी नहीं हो तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है। और उस समय के चलन के अनुसार 9वीं कक्षा तक आते आते इनका विवाह भी कर दिया गया। और विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। तो अब एक परिवार का विवाहित व्यक्ति का जो बाल विवाह हो गया हो जिसका, उस व्यक्ति पर इतना बड़ा भार। तो प्रेमचंद जी बचपन में ही परिपक्व हो गए थे। जीवन के थपेड़े खाते खाते, जीवन रूपी तूफान के थपेड़े खाते खाते, क्योंकि पिता भी पैसे वाले नहीं थे, क्योंकि 20 रुपये मासिक की डाकखाने में नौकरी करते थे, पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। और इसके साथ ये मानिए कि दुर्भाग्य जब आता है तो वो कुछ और अधिक बड़ा दुर्भाग्य लेकर के आता है।
स्वभाववश या पारिवारिक परिस्थितियोंवश पहली जो पत्नी थी उससे आपकी बहुत अच्छे बनी नहीं, बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा, और पत्नी जब एक बार पीहर गई तो फिर वो लौट करके वापस नहीं आई। खास बात देखिए, और इनका जीवन जो है और भी अधिक कष्ट में हो गया। लेकिन इसके बावजूद आपकी इच्छा शक्ति इतनी ज़बरदस्त रही कि पढ़ लिख कर के आगे बढ़ना चाहते थे, और पढ़ना लिखना भी दूसरे के बूते पर नहीं, खुद के बूते पर, खुद ही कमाना और खुद ही पढ़ना। और इन परिस्थितियों के बारे में प्रेमचंद जी स्वयं एक जगह लिखते हैं कि मेरे पाँव में लोहे की नहीं बल्कि अष्टधातु की जंजीरें थी या बेड़ियां थी, और मैं चढ़ना चाहता था शिखर पर। तो सोचिए, अष्टधातु की बेड़ियां बंधी हुई है और वो शिखर पर जाना चाहता है तो कैसे जाएगा। कठिन परिस्थितियां थी। कहने का तात्पर्य ये था कि बेहद कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन इसके बावजूद आपने एंट्रेंस पास करने का प्रयास किया। उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आई, कभी ट्यूशन किया और एंटर जो है पास करने का प्रयास किया, लेकिन एक समस्या थी, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है, और प्रेमचंद जी में भी एक गणित विषय जो था ऐसा था जिसके प्रति इनकी कमजोरी थी, उसने इनकी एंटर में पार नहीं पड़ने दी। तो फिर एक सवाल उठता है कि इंटर कैसे हुआ आपका। इंटर तब हुआ जब गणित विषय को ऐच्छिक विषय बना दिया गया, और इंटर में गणित के ऐच्छिक होने के बाद ही आप इंटर को पास कर पाए। और उसके बाद उन्होंने बीए पास किया, और बीए का पास करने के बाद कई दिन ट्यूशन वगैरह करके अपना काम चलाया, और फिर एक अध्यापक की नौकरी लग गए, और अध्यापक की नौकरी करते करते निरीक्षक या इंस्पेक्टर के पद तक भी आप पहुँचे। लेकिन गांधी जी के प्रभाव से वो नौकरी इन्होंने छोड़ दी। उससे पहले इन्होंने बेलदार से उधार लेकर के भी आगे जाकर के काम करने का, नौकरी ढूंढने का प्रयास किया था, तो वो तो एक मामूली बात है, इसलिए हम उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी का प्रभाव ऐसा रहा कि वो सरकारी सेवा थी, उस सरकारी सेवा को छोड़ करके आप आ गए। उसके बाद इन्होंने कई दिन जो है संघर्ष किया, और उस संघर्ष के दौरान इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी लिखी, पत्रिकाओं का संपादन भी किया, एक प्रेस भी चलाने का प्रयास किया, और इसके साथ साथ आपने फिल्मों में लेखन का कार्य भी किया, क्योंकि आकर्षण था फिल्मों का एक उस समय भारतीय जनजीवन में, और प्रेमचंद जी को भी उसने आकर्षित किया, और पैसे का अभाव था, तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई पैसा भी मिलेगा और चल अपना काम भी हो जाएगा। लेकिन प्रेमचंद जैसे व्यक्ति जो कि बंधनों में रहना पसंद नहीं करते, या जो आम जीवन, आम व्यक्ति के प्रति अपने भावों को रखते हों, इतने संवेदनशील विचारवान व्यक्ति, और फिल्मों में तो बहुत से बंधन होते हैं, कहानियों को और जो संवाद होते हैं उनको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का लेखक को कहा जाता है। फिल्मों में जिस हिसाब से एक्टिंग करवानी होती है उनके हिसाब से, या हीरो के हिसाब से या हीरोइन के हिसाब से। हीरो यदि मान लीजिए दिलीप कुमार साहब थे तो दिलीप कुमार के अनुसार लिखो, देवानंद जी थे तो देवानंद जी के अनुसार लिखो। तो अलग अलग हीरो की अलग अलग छवि थी, और कहानी की मांग के अनुसार भी आप परिवर्तित करो।
प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार थे जो वास्तविक तौर पर साहित्यकार थे, और यही कारण रहा कि इनकी वहाँ जमी नहीं और वहाँ से छोड़ करके आप आ गए। और उसके बाद इन्होंने अपना जो पत्रिकाओं का संपादन था उसका कार्य किया और स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य किया, और उसी को अपना जो है जीवन पालन का एक साधन बना दिया। और उस समय लेखन कार्य में बहुत अधिक आय नहीं होती थी, कठिनाइयाँ भी बहुत थी, लिखने के साधन नहीं थे, छपने और छापने के साधन इतने नहीं थे, तो पत्र पत्रिकाओं की मात्रा भी बहुत कम निकलती थी, पैसा भी उसके प्रति लोगों में खरीदने के भाव खरीदने ज़्यादा नहीं खरीदते थे। फिर जिस तरह के लेखक थे, सरकार की मार भी आप पर पड़ती रहती थी, रोक लगती रहती थी सरकार द्वारा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपने जीवन गुजारा। इन्होंने उर्दू से लेखन प्रारंभ किया था, लेकिन सरकार की रोक के बाद आपने हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। पहले उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे और फिर हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लग गए। इसी दौरान में इन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया और अंत तक उनके साथ विवाह का निर्वहन किया, और उनसे आपके एक पुत्री और 2 पुत्र हुए, जिनमें पुत्री कमला देवी थी और पुत्र श्रीपत राय और अमृत राय थे। तो अमृत राय नाम तो आपने सुना भी होगा, क्योंकि अंतिम उपन्यास जो है प्रेमचंद का इन्होंने ही पूरा किया था, ऐसा माना जाता है। ये था इनका जीवन। आज पहले चरण में हम जो प्रारंभ में निबंध में हमको लिखना है, जीवन की चर्चा करनी है, हमने उसी की बात की है। अगले चरण में इस निबंध के हम आएंगे प्रेमचंद जी का कृतित्व, कि इन्होंने क्या क्या दिखा, क्या क्या हमको रचना संसार में पैदा करके दिया। इसी के साथ आज का संवाद हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।